फ्रांसीसी विद्वान गेटे के अनुसार वेश्या वह है जो स्त्री पुरुष संबंधों को आर्थिक लाभ के रूप में देखे। दामोदर गुप्ता के ग्रंथ कुट्टनीमतम के अनुसार सज्जनों का आचरण, दुष्टों का व्यवहार, मनुष्यों की रुचि, चतुर पुरुषों का परिहास, कुलीनताओं के व्यंग्य, कामशास्त्र की ज्ञाताएं, धूर्तों को ठगने की कला में माहिर होना वेश्याओं के लिए आवश्यक है। अमरकोप के अनुसार अप्सराएं स्वर्ग की वेश्याएं हैं। ऋग्वेद में उर्वशी का वर्णन है। यजुर्वेद में स्वर्ग की वेश्याओं का वर्णन है तथा रामायण व महाभारत में भी वेश्याओं का वर्णन है। तंत्रों के ग्रंथों में भी देह व्यापार का वर्णन है। बौद्ध काल में भी वेश्याएं थी। जैन ग्रंथों में भी वेश्याओं का वर्णन है। संस्कृत के ग्रंथों में भी वेश्याओं का विशद वर्णन आया है। कालिदास ने मेघदूत में देवदासियों का जिक्र किया है। शिशुपाल वध में भी वेश्या वर्णन है। स्कंद पुराण के अनुसार स्वर्ग की अप्सराओं तथा पृथ्वी के मनुष्यों के समागम से वेश्याओं की उत्पत्ति हुई। पंचचूर्ण नामक अप्सरा की कोख से पहली वेश्या पैदा हुई। बौद्ध काल में आम्रपाली तथा शलावती जैसी प्रसिद्ध वेश्याएं थी। गुप्त काल में भी वेश्यावृत्ति थी। कौटिल्य ने अपनी पुस्तक वृत्ति का विषाद वर्णन किया है। यूरोपीय देशों के अलावा बेरूत और हांगकांग में औरतों की खरीद और बिक्री का काम चलता है। महिलाओं की अंतर्राष्ट्रीय परिपथ के अनुसार 1950-1975 तक 75 लाख औरतें बेची गई थी। स्पेन में 29,000 चकला घर पंजीकृत है। राजस्थान में धौलपुर में वेश्याओं की हाट लगती है। भारत में वेश्याएं प्रमुख शहरों में देह व्यापार करती है। दिल्ली का श्रद्धानंद बाजार, बम्बई, कलकत्ता, कानपुर, आगरा आदि देह व्यापार के बड़े बाजार है। अनेकों कारणों के बावजूद वेश्यावृत्ति निरंतर बढ़ रही है और आदिकाल से अनादिकाल तक चलती रहेगी। भारत में पतिता उद्धार सभा तथा अन्य संगठनों ने लाइसेंस प्रणाली द्वारा इस व्यापार को जायज करार देने की मांग की है। उनकी मान्यता है कि वेश्याएं दलालों, ग्राहकों, पुलिस द्वारा सताई जाती है। पश्चिम जर्मनी में वेश्याओं को लाइसेंस जारी कर दिए गए हैं। वेश्यावृत्ति को लाइसेंस के बजाय पुनर्वास कार्यक्रमों की आवश्यकता है, जो हमारी सामाजिक जरूरत है। वास्तव में वेश्यावृत्ति एक जटिल मानसिक घटना है। कोई नहीं कह सकता कि कोई लड़की वेश्या क्यों बन जाती है और क्यों बनी रहती है। हमारे देश में ऐसे सैकड़ों अंचल हैं जहां पर सामाजिक रूढ़ियों, परंपराओं और आर्थिक कारणों से यौन शोषण से तंग आकर लड़कियां वेश्याएं बन जाती है। अधिकांश वेश्याएं यह स्वीकार करती है कि इस व्यापार में आने का कारण आर्थिक था। बूढ़े माँ बाप या भाई बहनों की जिम्मेदारी, नौकरी नहीं मिलना, भूख, बीमारी और बेरोजगारी से तंग आकर लड़कियां इस व्यापार में आती है। पैसे के आकर्षण के साथ ही प्राकृतिक कारण भी हो सकते हैं। एक कालगल के अनुसार वह तो समाज की सेवा कर रही है, वे नहीं होती तो बहु बेटियों का रहना मुश्किल हो जाता। समाज विज्ञानियों के अनुसार कुछ सामाजिक कारण भी होते हैं जो लड़कियों को इस व्यापार की ओर धकेलते हैं। वास्तव में वेश्यावृत्ति एक अनोएगी या अजूबी घटना नहीं होकर सामाजिक आर्थिक कारणों का परिणाम है। सच पूछा जाए तो विज्ञान के अनुसार मानव यानी होमोसोपाइन्स क्लास मेमिलिया का सदस्य है और इस क्लास के प्रमुख लक्षणों में एक लक्षण पोलीगेमी है, अर्थात मनुष्य नर या मादा प्रकृति के अनुसार बहुसहवासी है। इस व्यापार में दलालों की एक अलग संस्कृति है। वे एक समानांतर सरकार के स्वामी हैं जो वेश्याओं के लिए ग्राहक लाते हैं और अपना कमीशन लेते हैं। तालगल सोसाइटी गर्ल, सामान्य वेश्याएं सभी इन पर निर्भर करती हैं, अतः इनकी दुनिया में ये ही सब कुछ है। 19वीं शताब्दी के सामाजिक परिवर्तन, औद्योगिकरण तथा मशीनीकरण ने मानव जीवन को बदल दिया। घर से दूर नौकरी की तलाश में भटकते मानव ने महानगर में बड़े पैमाने पर इस धंधे को पनपने में मदद की। वेश्यावृत्ति के साथ ही मेल प्रोस्टिट्यूशन तथा समलैंगिक संबंध भी अनैतिक है और इस व्यापार से जुड़े हुए हैं। अब कुछ देशों में समलैंगिक संबंधों को कानूनन मान्यता है। इसी प्रकार वेश्याओं का भी वर्णन मिलता है। कुछ वर्षों पूर्व गुजरात में फ्रेंडशिप एक्ट के अंतर्गत समूह में महिलाओं को आमोद प्रमोद हेतु रजिस्टर किया जाता था। देह व्यापार के बाजार में सांकेतिक शब्दों का प्रचलन होता है। वेश्याओं के डेरों की अलग अलग सांकेतिक बोली होती थी और व्यापार के समय इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। वेश्याओं से स्वास्थ्य संबंधी खतरे भी बहुत हैं। यौन रोगों तथा एड्स का खतरा वेश्याओं से बहुत ज्यादा है। आधुनिक समाज में वेश्याओं को 3 समूहों में बांटा गया है। पहली वे हैं जो गली, चौराहों, बस स्टैंडों, रेलवे स्टेशनों पर अपने ग्राहक ढूंढती हैं। दूसरी चकले वाली और तीसरी कॉल गर्ल्स या सोसाइटी गर्ल्स, जो बड़े समाज में कान से घूमती हैं।
पहली प्रकार की वेश्याओं की कीमत बहुत कम, जबकि कॉल गर्ल्स एक सीटिंग के हजारों वसूल करती हैं। सुरा सुंदरी की मदद से सत्ता और सरकार के काम निकालते हैं और वे सत्ता के भेद तक निकाल लाती हैं। किला और परफ्यूमों कांड के बारे में कौन नहीं जानता। राजधानी दिल्ली, महानगर बम्बई और प्रांतीय राजधानियों में कॉल गर्ल्स का धंधा खूब पनप रहा है। पिछले कुछ दशकों में यह व्यापार एक बहुत ही अहम व्यापार बन गया है। सत्ताएं, राजनीति, धन और पश्चिम से आई मुक्त यौन संबंधों की हवा ने इस व्यापार को हवा दी है। कॉल गर्ल्स के ग्राहक बहुत संपन्न व्यापारी, नेता या अफसर होते हैं। इनके पास कार, टेलीफोन, बंगला होता है और बड़े होटलों से ऑर्डर पर माल भेजा जाता है। दूसरी बड़ी लड़ाई के बाद समाज में एक नया वर्ग पनपा जिसके लिए सफलता ही सब कुछ थी। इस वर्ग में निचले तबके से आए लोगों ने अपनी संस्कृति छोड़कर पश्चिम की संस्कृति अपनाई। सत्ताएं, सरकार में काम निकालने के लिए इस पीढ़ी ने कॉल गर्ल्स, सुरा सुंदरी तथा खो पियो और मौज करो की संस्कृति ने क्लब, बार, होटल, रेस्टोरेंट, फ्लैटों की एक नई दुनिया का विकास किया। एक सर्वेक्षण के अनुसार अकेली दिल्ली में 20,000 कॉगल्स हैं, जिनमें से आधी उच्च वर्ग और संपन्न परिवारों से आती हैं। कम वेतन पर काम करने वाली अध्यापिकाएं, सेल्स गर्ल्स, नर्स, क्लर्क सभी हैं। जयपुर भी इस धंधे में पीछे नहीं है। देवदासी प्रकरण, कर्नाटक में यल्लम्मा देवी को प्रति वर्ष सैकड़ों न्यायों को समर्पित करके देवदासी बना दिया जाता है। प्रारंभ ये पूज्य थी, मगर आजकल इनकी हालत धार्मिक मान्यता प्राप्त वेश्याओं की है। समाज के दौलतमंद लोग इसके यौवन को लूटकर बुढ़ापा आते ही भीख का कटोरा थमा देते हैं। भारत में इस प्रथा का जन्म आर्यों के प्रवेश से पूर्व हुआ था। तीसरी शताब्दी में प्रारंभ इस प्रथा का मूल उद्देश्य धार्मिक था। चोल तथा पल्लव राजाओं के समय देवदासियां संगीत, नृत्य तथा धर्म की रक्षा करती थी। 11वीं शताब्दी में तंजौर में राजेश्वर मंदिर में 400 देवदासियां थीं। सोमनाथ मंदिर में 500 देवदासियां थीं। 1930 तक तिरुपति नाजागुड़ में देवदासी प्रथा थी। देवदासियों की दो श्रेणियां थीं। एक, रंग भोग, दो, अंग भोग। दूसरी श्रेणी की देवदासियां मंदिर से बाहर नहीं जाती थीं। वेल्मा देवी को समर्पित करने की रस्म शादी की तरह ही थी। कन्या की उम्र 5 से 10 वर्ष की होती है। कन्या का नग्न जुलूस मंदिर तक लाया जाता है। उसको फिर देवदासी के रूप में दीक्षित किया जाता है। समर्पण के बाद ये देवदासियां मंदिर और पुजारियों की समर्पण के बाद ये देवदासियां मंदिर और पुजारियों की संपत्ति हो जाती है। जब तक जवान है तब तक भोग्या और जवानी के उतरते ही उसी मंदिर के बाहर भिखारी का रूप। धर्म और वेश्या। ऐसे कई स्थान हैं जहां वेश्याओं ने मंदिर बनाए हैं, धर्म के प्रति आस्था प्रकट की है। वे अपने धर्म के प्रति पक्की होती है। मंगलवार को हनुमान जी के प्रति आस्था व्यक्त करती है। व्रत रखती है, धंधा नहीं करती है। मुसलमान वेश्याएं नमाज रोजा की पाबंद होती है। पूनम का व्रत भी हिंदू वेश्याएं रखती हैं। वेश्याओं का एक धर्म यह भी है कि वे एक की होकर दूसरे के पास नहीं जाती। वसंत सेना का उदाहरण ऐसा ही है, वह राजा के साले के पास नहीं जाकर चारुदत्त के पास गई। वेश्याएं और समाज में वेश्याओं को उचित सम्मान हर काल में रहा है। वे राजसभा और शाही जुलूसों का एक आवश्यक अंग समझी जाती थी। प्राचीन काल में इनका सामाजिक महत्व तो था ही, वे राजनीतिक कार्यों में भी मदद करती थी। कौटिल्य ने अपने ग्रंथ के प्रथम अधिकरण के 44वें अधिकरण में लिखा है कि गणिकाध्यक्ष को एक प्रधान गणिका और 2 सहायिकाएं रखनी चाहिए। वेश्या संधि विग्रह में प्रयुक्त होती थी। विष कन्याओं के रूप में वे शत्रु का नाश करती थी। बाद के काल में राजा, महाराजाएं, नवाब तथा श्रेष्ठी वर्ग के लोग अपने बच्चों को तहजीब, संस्कार तथा दुनियादारी सिखाने के लिए वेश्याओं के पास भेजते थे। अच्छी गणिकाएं इन बच्चों को अपने पुत्रों की तरह शिक्षा दीक्षा देती थीं और समाज में समादृत होती थीं। स्वतंत्रता आंदोलन में भी कई वेश्याओं ने अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान किया था। असहयोग आंदोलन के दिनों में हुस्नाबाई की अध्यक्षता में एक सभा हुई, जिसमें हुस्नाबाई ने भारत को गुलामी से मुक्ति के लिए प्रयास करने का आह्वान किया।